मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो आपका पाठ्य पुस्तक सेमुसी है चैप्टर 1 तो पढ़ना नहीं था, चैप्टर 2 जो हमने पढ़ा दिया है उस पाठ पर आधारित जो गद्यांश से प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों पर विचार करेंगे, देखेंगे। आपके सामने ये जो व्हाइट बोर्ड है उस पर लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि आपका जो 80 अंक का प्रश्न पत्र होता है उस 80 अंक का विभाजन कैसे किया गया है। तो ध्यान देंगे 10 नंबर, पहला जो 10 नंबर होगा वो अपठित अवबोधन होता है। इसमें मैंने पठित अवबोधन लिखा है, वो अपठित अवबोधन होता है, यानी वह ऐसा गद्यांश होता है जो आपके द्वारा पढ़ा नहीं गया है, क्लास 9th में नहीं पढ़ा गया है, कभी 8-7 में पढ़ा गया हो या 10th का हो क्या या किसी अन्य किताब का हो। तो एक पैसेज दिया रहता है और उस पैसेज में भी इसी तरह के प्रश्न दिए जाते हैं। एक पदेना मीन्स 1 वर्ड आंसर, फिर नीचे है पूर्ण वाक्य ना, पूर्ण वाक्य में आंसर माने फुल सेंटेंस में वाक्य को लिखना रहता है। और तीसरा नंबर जो होता है वो भाषिक कार्य होता है। भाषिक कार्य का मतलब व्याकरण संबंधी कार्य, इसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं वो होता है। और चौथा नंबर एक और क्वेश्चन होता है जिसको हम लोग शीर्षक कहते हैं, हेडिंग, यानी जो आपको पैराग्राफ दिया गया है, जो अनुच्छेद दिया गया है अपठित अवबोधन में, वो किस विषय पर किससे संबंधित दिया गया है उस पर आपको लिखना पड़ता है। लेकिन पठित अवबोधन में वो प्रश्न नहीं होता है। उसमें और इसमें अंतर इतना ही है कि उसमें एक शीर्षक लिखना होता है और इसमें शीर्षक नहीं लिखना होता है। वो 10 नंबर का होता है और ये 5 नंबर का होता है। उसको हम लोग अपठित अवबोधन कहते हैं जो 10 अंकों का होता है। दूसरा भाग जो है उसको हम लोग कहते हैं रचनात्मकम कार्यम, जिसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का होता है, पत्र भरने के लिए रहता है। पत्र लिखा रहता है और उसमें 10 जगह रिक्त स्थान रहते हैं और उन रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए मंजूषा में 10 पद 10 शब्द दिए रहते हैं। अब आपको ध्यान देना ये है, उसके पहले सीख लेना है अपने शिक्षक से, पुस्तकों से, कि कहाँ पर किस तरह के कोई किस वर्ड का प्रयोग हम करेंगे तो वो जो सेंटेंस होगा पत्र का वो समुचित होगा, सही अर्थ का बोधक होगा। तो 5 नंबर का वो होता है। 5 नंबर जो है एक दिया जाता है आपको चित्र, चित्र पर आधारित 5 वाक्य लिखने के लिए होते हैं। वो मैं समझाऊंगा किसी दिन, आज दूसरा मेरा विषय, पहले मैं ये समझा दूं कि क्या पढ़ना रहता है। 5 नंबर का वाक्य होता है चित्र पर आधारित। अगर चित्र पर आधारित वाक्य आप नहीं लिखना चाहते हैं तो उसमें भी ऑप्शन आपको मंजूषा में शब्द दिए रहते हैं, उनको आधार लेकर के आप 5 वाक्य लिख सकते हैं। अन्यथा उसके अथवा में एक और प्रश्न रहता है, कोई विषय वस्तु दे देगा, जिस विषय वस्तु जैसे पर्यावरण है, प्रदूषण है, आतंकवाद है, वगैरह वगैरह, कोई भी विषय वस्तु रहेगा उस पर आपको अपने मन से 5 वाक्य लिखना होगा। वह उसके लिए भी आपको मंजूषा में शब्द दिए जाते हैं। उसमें जो तीसरा एक क्वेश्चन होता है अनुवाद बनाने का,
5 नंबर का 5 वाक्य बनाने के लिए रहता है। बहुत ही आसान वाक्य होता है। अभी 10th क्लास की कॉपी चेक हो रही है, उसमें देखा जाता है कि 10th क्लास में बहुत साधारण, जैसे वह घर जाता है, वह विद्यालय से आता है, माता रोटी पकाती है, ठीक है, पिता दूध लाते हैं, इस तरह के वाक्य बनाने के लिए होता है। तो वो 15 नंबर का होता है। तीसरा पार्ट जो होता है जिसको अनुप्रयुक्त व्याकरणम कहते हैं। अनुप्रयुक्त व्याकरणम 25 अंक का होता है, जिसमें संधि विच्छेद होता है। संधि विच्छेद होता है। आप में समास नहीं है, इसलिए समास आपको नहीं पढ़ना है। संधि विच्छेद है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, शब्द रूप है, धातु रूप है, जो हमने पढ़ा दिया आपको व्याकरण में। इसके बाद में अन्यान्य संख्यावाचक है। ये जितनी बातें हमने पढ़ाई है 9th क्लास में व्याकरण में, उससे संबंधित 3-3 नंबर या 4-4 नंबर का क्वेश्चन आता है। वो 25 अंक का होता है। और 30 अंक का लास्ट का जो ये है पठित अवबोधन, जो बुक से आपकी जो किताब है सेम से, उससे संबंधित रहता है। और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है पठित अवबोधन का, वो गद्यांश से शुरू होता है। किसी भी चैप्टर का कोई गद्यांश दे देता है, इसके बाद एक पद्यांश देता है, कोई श्लोक 2 लाइन का दे देगा, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन नाट्यांश से होता है, जो वार्तालाप या नाटकीय शैली में लिखा गया चैप्टर है, उससे एक छोटा पैराग्राफ दे देगा। और सभी में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अन्य और बातें हैं जो कि बाद में हम बताएंगे आपको कि और किस तरह के प्रश्न। अभी आज हम लोग इस चीज को देखते हैं कि हम लोग ये पठित अवबोधन पर जो ये प्रश्न आता है लिखने के लिए, उसको हम कैसे पूरा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि ये जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों का मीनिंग आप समझ जाइए, और तब मैं इस पैराग्राफ का अर्थ बताऊंगा। और ऐसे भी मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी इन प्रश्नों का अर्थ पहले समझ लीजिए। तो प्रश्न में पहला प्रश्न जो एक वर्ड में देना है, एक वर्ड मीन्स 1 वर्ड, एक शब्द। जैसे वृद्धा स्त्री कीदृशी आसीत। वृद्धा स्त्री माने बूढ़ी जो औरत थी, बुढ़ी महिला जो थी, वो कैसी थी। अब इसमें आपको देखना है कि उस वृद्धा स्त्री के बारे में क्या बताया गया है, वो कैसी थी, इसमें मिलेगा आपको, उसका विशेषण होगा वो कैसी थी। दूसरा है कि वृद्धा या कीदृशी दुहितायासी। ये दूसरा प्रश्न है, इसमें पूछा है कि उस बूढ़ी की जो दुहिता थी, दुहिता मीन्स बेटी, वह बूढ़ी जो औरत थी, बूढ़ी महिला जो थी, उसकी बेटी कैसी थी। बेटी के बारे में फिर पूछ दिया। पहले बूढ़ी के बारे में पूछा कि बूढ़ी कैसी थी, और अब दूसरा प्रश्न जो हो गया, उसकी बेटी यानी जो दुहिता थी, दुहिता मीन्स बेटी, वो कैसी थी। इसके बाद में ये पूर्ण वाक्य का प्रश्न है। पूर्ण वाक्य में जो प्रश्न पूछा गया है, जरा उसका आप मीनिंग समझ लीजिए। सबका पहले प्रश्नों का मीनिंग समझ लीजिए, क्या पूछा जा रहा है। और इसी समय अगर आप चाहें तो पेंसिल उठाएं और इसमें से आंसर को ढूंढते जाएं, रेखांकित करते जाएं कि सर ने अभी एक पद में जो प्रश्न पूछा, वृद्धा स्त्री कीदृशी आसीत, तो इसके लिए यहाँ पर आंसर है कि वृद्धा स्त्री निर्धना आसीत। वृद्धा स्त्री कैसी थी, तो निर्धना थी, गरीबणी थी, गरीब थी। अब कह रहा है क्या कि उसकी बेटी कैसी थी, तो यहाँ पर है तस्या च एका, और उसकी तस्या जोड़ च जोड़ एका, उसको तोड़ देंगे। इसका यहाँ संधि विच्छेद अगर करते हैं इस वर्ड का, तो तस्या जोड़ च जोड़ एका, और च माने और, तस्या मीन्स उसकी, किसकी, उस बूढ़ी महिला की एक
दुहिता थी, दुहिता आया है दूसरी लाइन में, दुहिता माने बेटी, वो कैसी थी भाई? तो विनम्रा मनोहरा च। अब आपसे प्रश्न पूछा गया था कि वृद्धाया कीदृशी दुहिताया से, कैसी दुहिता थी? आपके पास दो दो आंसर आ गया। वह पुत्री जो थी विनम्र भी थी और मनोहर भी थी। आपको कहा गया है कि एक वर्ड में आंसर देना है, कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं विनम्रा मनोहरा च, आप दोनों वर्ड लिख सकते हैं। अगर आपके एक वर्ड का जो प्रश्न है और उसमें दो वर्ड मिलकर के आंसर हो रहे हैं तो आप दोनों वर्ड को लिख सकते हैं, ठीक है? तो लिख देंगे विनम्रा मनोहरा च, दो वर्ड आपके लिए आंसर में आ गए। तो ये दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया। अब आपका पूर्ण वाक्य का प्रश्न है कि पुत्री माता काम आदि देश, पुत्री ने, पुत्रीम माता काम आदि देश, पुत्री को माता ने, पुत्री माता एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिदेश, पुत्रीम है यहाँ पर, पुत्रीम माता काम आदिदेश, पुत्री को माता ने क्या आदेश दिया? पुत्री को माता ने क्या आदेश दिया? अब देखिए प्रश्न है यहाँ आदिदेश, पुत्री ने, पुत्री को माता ने क्या आदेश दिया? तो कह रहा है कि एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिदेश, पुत्री को आदेश दिया। बच्चे क्या करते हैं कि आदिदेश आ गया यहाँ पर और ये लाइन लिख देते हैं कि एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिदेश, ये गलत आंसर हो जाएगा। क्या आदेश दिया? आदेश यहाँ है, लिखेंगे कि पुत्रीम माता आदिदेश, पुत्रीम, ये पुत्रीम है जो आदिदेश, पुत्रीम आदिदेश, पुत्रीम माता पुत्रीम आदिदेश सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। आंसर आपका यहां से होगा सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। तो इसके उत्तर में आप क्या लिखेंगे कि पुत्रीम माता आदिदेश, क्या आदेश दिया? डैश के बाद है कि सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। आपका उत्तर यहां हुआ। लड़की क्या करते हैं, कभी कभी जल्दबाजी में नहीं समझने के कारण वो देखेंगे कि पुत्री में आदिदेश यहाँ आया हुआ है, प्रश्न में भी है पुत्र का आदिदेश, और उठा करके यहां से लिख देंगे एका माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षेप पुत्री में आदिदेश, ये गलत आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछ रहा है कि पुत्री को माता ने क्या आदेश दिया? तो आदेश तो यहाँ है ना कि सूर्य के धूप में तंडुलान माने चावलों को, खगेभ्यो माने पक्षियों से, चिड़ियों से, रक्ष माने रक्षा करो, ये आदेश दिया माता ने। आंसर ये होगा। दूसरा इसमें प्रश्न है कि किंचित कालानंतरम किम अभवत्, कुछ समय के पश्चात, किंचित कालानंतरम, किंचित काल अनंतरम, किंचित माने कुछ, काल माने समय, अनंतरम माने पश्चात, कुछ समय के पश्चात, कुछ समय के बाद किम अभवत्, क्या हुआ? तो देखिए किंचित कालानंतरम आया है तो कह रहा है कि किंचित कालानंतरम एको विचित्र काका समुद्रीय ताम उपजगाम,
यही हुआ। क्या हुआ कि कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा समुद्रीय माने उड़कर ताम उपजगाम, ताम काम ताम दुहिताम, उस दुहिता के पास, जो दुहिता चावल के कणों की रक्षा कर रही थी धूप में चिड़ियों से, उसके पास चला गया। यही हुआ। प्रश्न कर रहा है कि क्या हुआ, कुछ समय के पश्चात क्या हुआ? तो कुछ समय के पश्चात एक विचित्र कौवा उड़ करके उस लड़की के पास, उस दुहिता के पास उपजगाम माने पहुंच गया। अब आप कैसे आंसर देंगे ये तो आप समझ गए। सबसे प्रॉब्लम आपके लिए होता है भाषिक कार्य, जो व्याकरण संबंधी कार्य है, इसको बहुत ही ध्यान से सुनना होगा और देखना होगा। आप ध्यान से, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। प्रश्न इसका यह है, भाषिक कार्य का मतलब कोई नई बात नहीं है, व्याकरण संबंधी कार्य, व्याकरण संबंधी कार्य, ये व्याकरण संबंधी कार्य, व्याकरण से रिलेटेड है। प्रश्न है कि अनुच्छेदे, अनुच्छेद मीन्स पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में जो ये पैराग्राफ आपको दिया है, इस पैराग्राफ में न्यवसत, यहां न्यवसत जो है एक क्रियापद है। न्यवसत क्या है? क्रियापद। क्रिया समझते हैं, वर्ब। क्रिया है, किसी वाक्य में क्रिया के रूप में ही आया है। अब कह रहा है कि इस क्रिया का, क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस पैराग्राफ, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब न्यवसत। जो न्यवसत वर्ब आया है उसका सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा वर्ड है? आप ध्यान दीजिए, कहां पर न्यवसत आया है? न्यवसत मिल गया तो जिस वाक्य में क्रिया है स्वाभाविक बात है कि उसी वाक्य में उसका कर्ता होगा। अब ध्यान दीजिए कि इसके न्यवसत के पहले बहुत सारे वर्ड आए हैं। पूरा का मतलब होता है लॉन्ग लॉन्ग एगो, ये नहीं हो सकता है। कर्ता जब भी होता है वो प्रथमा विभक्ति में होता है, चाहे वो एक वचन हो सकता है, द्विवचन हो सकता है या बहुवचन हो सकता है। प्रथमा विभक्ति को छोड़कर अन्य वो किसी भी विभक्ति में नहीं हो सकता है। स्त्रीलिंग हो सकता है, पुल्लिंग हो सकता है, लेकिन प्रथमा होगा। प्रथमा का ही एक वचन हो सकता है, द्विवचन हो सकता है, बहुवचन हो सकता है। और वो भी निर्भर करता है कि वो एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है, वो बताएगा आपका जो वर्ब है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक्टिव सेंटेंस में, कर्तृवाच्य में जो वर्ब होता है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की नंबर पर्सन के हिसाब से होता है। तो हाँ, न्यवसत क्रिया जो है वो एक वचन है, तो स्वाभाविक बात है कि आपका कर्ता भी कोई न कोई इसमें एक वचन होगा। तो पूरा होगा नहीं, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है, अव्यय है। इसका मतलब होता है लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत पहले। कस्मिंश्चित माने किसी, इसमें सप्तमी लगा है। ग्रामे, इसमें सप्तमी लगा है। मैंने कहा कि सप्तमी, षष्ठी, पंचमी, चतुर्थी, तृतीया, द्वितीया वाला कोई भी वर्ड कर्ता हो ही नहीं सकता। जब भी कर्ता होगा वो प्रथमा विभक्ति का ही होगा। बालको बालको बालका हो, लता लते लता हो, बालिका बालिके बालिका हो, विद्वान विद्वांसो विद्वांस हो, त्वम जुआम जुयम हो, अहम वाम वयम हो। माने जो भी होता है प्रथमा विभक्ति यानी शब्द रूप में जो सबसे ऊपर वाला लाइन होता है वही कर्ता हो सकता है। तो अब देखिए, अब यहां पर एका भी आ गया, प्रथमा विभक्ति एक वचन, निर्धना भी आ गया, वृद्धा भी आ गया और स्त्री भी आ गया। इतने शब्द आ गए यहां से लेकर यहां तक जो प्रथमा एक वचन है। तब तो आपके लिए प्रॉब्लम हो गया कि सर ने कहा था कि अगर क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की है तो उसका कर्ता भी प्रथम पुरुष एक वचन का होगा।
और इस वाक्य में तो प्रथम पुरुष एक वचन में एका भी आ रहा है, निर्धना भी आ रहा है, वृद्धा भी आ रहा है, स्त्री शब्द भी आ रहा है। तो किसको हम कर्ता माने? अब देखो, कभी भी किसी वाक्य में यदि उसके पहले, किसी शब्द के पहले 3, 4, 5, 7 जितने भी एडजेक्टिव जुड़े हुए हैं और उसके साथ नाउन या प्रोनाउन भी है, अगर वो सब एक ही विभक्ति में, क्योंकि नियम है कि विशेषण और विशेष दोनों की विभक्ति और वचन सेम होता है, तो उस कंडीशन में हम ये देखेंगे कि ये जो 4 वर्ड आए हैं, इसमें एका जो है एक संख्यावाचक विशेषण है, न्यूमरल एडजेक्टिव। निर्धना जो है वो गुणवाचक विशेषण है, क्वालिटी है। वृद्धा जो है वो भी क्या है? उम्र से संबंधित उम्रवाचक विशेषण है। तो ये तीनों विशेषण हैं, लेकिन इसके साथ एक नाउन भी है। कौन? स्त्री। अब बताइए कि ये का इसमें कर्ता होगा, निर्धना होगा, वृद्धा होगा या स्त्री होगा? तो इसमें संज्ञा के रूप में जो आया है या सर्वनाम के रूप में जो आया रहता, वही कर्ता होता। उसके साथ जो विशेषण आए हैं वो नहीं हो सकते। तो यहाँ पर स्त्री जो है वो क्या हो जाएगा? नेवसत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम स्त्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दुहिता विनम्रा अनयो पदयो विशेषण पदम। बेटी विनम्र थी। अब आप बताइए, बेटी कैसी थी? विनम्र थी। कपड़ा कैसा है? लाल है, काला है। कौन विशेषण होगा? जो विशेषता बताएं। क्वालिफाइंग वर्ड्स, जो क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उसके गुणों को बताए, उसको हम लोग विशेषण। और आपको चुनना है विशेषण। तो दुहिता जो थी, बेटी जो थी, वो विनम्र थी। कैसी थी? विनम्र थी। तो विनम्र यहां जो आ गया वो क्या हुआ? विशेषण। इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि विनम्रा शब्द जो है वही दुहिता को क्वालिफाई कर रहा है, विशेषता बता रहा है दुहिता की। अगला है अनुच्छेदे धनवती इति पदस्य। देखिए, जब पर्याय और विपर्यय संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं तो जो प्रश्न में वर्ड रहता है वो वर्ड आपके पैसेज में नहीं रहता है, आपके अनुच्छेद में नहीं रहता है। उसका उल्टा या उसका समानार्थक जो प्रश्न पूछे उससे रिलेटेड उसका विलोम शब्द होगा और उसका समानार्थक शब्द होगा। तो अभी आपसे पूछ रहा है अनुच्छेदे धनवती। धनवती का अर्थ क्या हुआ? धन वाली। इति पदस्य विपर्यय माने विलोम है आगता। कौन सा विलोम आया हुआ है? तो उसके लिए आया है निर्धना। एक में धन है, एक में निर्धना। धन नहीं, उलट गया, उल्टा हो गया। धनवती का, धनवती माने धन वाली, और निर्धना का अर्थ हो गया बिना धन वाली। देख रहे हैं यहां पर आया हुआ है, ये आंसर हो जाएगा इसका। धनवती का विपर्यय माने विलोम। ये आंसर। अब कह रहा है कि अनुच्छेदे जननी इति पदस्य पर्याय। पर्याय मीन्स समानार्थक। इसमें कौन सा वर्ड आया है जो जननी का पर्याय शब्द बन सकता है? जननी माने माता।
सब जानते हैं जननी का अर्थ होता है माता। इसमें माता शब्द आया होगा, देख लिया जाए, कहीं माता आया होगा, ध्यान से देखिए, माता, ये है माता। तो जननी का पर्यायवाची आ गया माता। इस तरह से आप ध्यान देंगे। और आपको मैं शायद भेज चुका हूं या नहीं भेजा हूं, तो मैं बहुत सारे इस चैप्टर पर इस तरह के अनुच्छेद और अनुच्छेदों पर आधारित जो ये प्रश्न दिए गए हैं, ये प्रश्न मैं भेज दूंगा। आप उसको घर पर बनाएंगे और जो बात समझ में नहीं आवे, फोन करके, मैसेज करके, जैसे भी हो, आप हमसे प्रश्न कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? धन्यवाद।